जो पशुपालन आज युवा पीढ़ी तेज़ी से छोड़ रही है और हमें शुद्ध दूध, घी, पनीर मिलना मुश्किल होता जा रहा है। किस तरह से पशुपालन में नवाचार करके एक दंपत्ति ने फ़ायदे का सौदा बना दिया है पशुपालन को। पशुपालन जो लोग छोड़ रहे हैं, जो लोग गाय भैंस रखना आज छोड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी आज का कार्यक्रम है। पढ़ना लिखना अच्छी बात है। आज की युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जॉब करना चाहिए, नौकरी भी करना चाहिए, लेकिन खेती और पशुपालन को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो खेती और पशुपालन को कैसे हम जारी रख सकते हैं, उसके लिए एक नवाचार जिन लोगों ने किया है उस जगह पर मैं पहुंच चुका हूं। ये है सुजानगढ़ तहसील का मलसीसर गांव और मलसीसर गांव के रमेश कुमार जी और केसर देवी खिलेरी का परिवार। आप दृश्य यहाँ का देख सकते हैं, कितनी गाय और भैंस आज यहाँ पर ये पाल रहे हैं। किस तरह से इन्होंने क्या नवाचार किया कि धीरे धीरे ये फ़ायदे का सौदा बन गया। परिचय मैं रमेश जी का पहले करवाना चाहूँगा। आप ये कतई ना समझें कि कम पढ़े लिखे हैं या इसलिए वो पशुपालन कर रहे हैं। रमेश जी स्वागत। पहले बताएं आप कितने पढ़े लिखे हैं? सबसे पहले KDH राजस्थान के सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी एजुकेशन की बात करूं तो मैं MSc B.Ed हूं। MSc मैंने केमिस्ट्री से कर रखा है और आज मैं सीनियर टीचर के तौर पे मुड्डा क्या जो ग्राम पंचायत है वहां पे सेवा दे रहा हूं और मैं साइंस का टीचर हूं। रमेश जी, ये पशुपालन का वैसे तो शौक हो सकता है कि पीढ़ियों से आपको रहा हो, लेकिन आज जो पशुपालन में नवाचार आपका जो चल रहा है कि आप फ़ायदेमंद बताना चाह रहे हैं, किस तरह से फ़ायदे कमा सकते हैं लोग पशुपालन में? देखो सर, सबसे पहले ये बात होती है कि अपन जैसे डेयरी उद्योग की बात करें तो डेयरी उद्योग में जैसे अपने ये बात करें परंपरागत विधियाँ पहले ही चल रही थी, लेकिन वो परंपरागत विधि वहाँ ही तक चल सकती है कि पहले ये होता था कि पशुपालन और कृषि साथ साथ में होता था, लेकिन आजकल जैसे टेक्निक चेंज हो गई, कृषि में पशुओं का उपयोग कम होने लगा। तो उसके साथ में हम कोई ऐसा काम करें कि ताकि हमें मुनाफा मिले और हमारा जो मेन जो मोटिव है वो ये रहता है कि हम किस प्रकार से क्या इनमें नई नई टेक्निक का यूज करें कि इसको प्रॉफिटेबल बना सकें। और जो आम एक जो किसान होता है उसकी जो आजीविका का साधन होता है वो उसका कृषि क्षेत्र और ये उसके जो पशु है। हर कोई जो लोकल जो किसान है, छोटा किसान होता है, वो डेयरी स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे वो ब्रीड का चुनाव कर सकता है। जैसे एक पशु रखे, दो पशु रखे, लेकिन वो पशु क्वालिटी वाले हैं तो उसका खर्चा आसानी से चल सकता है। कुछ पैसे उसे पशु से मिलेंगे, कुछ पैसे उसको खेती के द्वारा मिलेंगे, तो कुल मिलाकर उसका जो जीवन है वो आसानी से गुजार सकता है। वो कौन से नवाचार इन्होंने किए कि पशुपालन फ़ायदेमंद हुआ, वो हम जानकारी तक पहुंचेंगे। सबसे पहले बताएं ये शौक कैसे चढ़ा, पशुपालन करना चाहिए, और कितने गाय भैंस आपके पास? देखो, पशु का तो मेरे को शुरू से ही शौक था। जैसे मैं छोटा था तब भी मेरे जैसे घर में पशु रखते थे। जैसे कोई नया बच्चा आता है तो उसको खिलाने का, लेकिन उस टाइम अपना टारगेट अलग था, पढ़ाई चल रही थी। और जैसे ही मैं 2020 में मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिला, उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई ऐसा कोई काम हो कि जिससे अपने ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनको भी एक अपना काम करने का मकसद मिल सके। तो मेरी रुचि थी इसके बारे में, पढ़ा लिखा था तो पढ़ा लिखा कोई बात है समझने में मेरे को आसानी रहती है। मैंने अपना काम स्टार्ट किया था 14 मार्च 2024 को और लगभग मेरे को 2 साल हो गए है। आज की कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर लगभग 40 पशु है, उसमें अधिकतर भैंसे हैं और कुछ गायें हैं। गायों में भी अच्छी ब्रीड है। और मैं ये कहूँ कि एक तो अपन बात सुनते हैं और मैंने करके देखा है कि कौन सा पशु है वो किसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, कि किस पशु को हम कम लेबर में अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसके बाद में आगे का जो समय है, मैंने जो 2 साल में जो कुछ देखा है, इनमें कितनी समस्याएं आई हैं, उनका समाधान किस प्रकार से किया जाता है, उन सब के बाद में मैं ये कहूँ तो मैं जाना चाहूँगा HF की ओर, क्योंकि HF जो नस्ल है वो इस प्रकार की नस्ल है जिसमें लेबर कॉस्ट आप बहुत कम कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। और मूरा गाय के लिए? हाँ, गाय के लिए। और भैंस की बात करें तो मूरा नस्ल की जो भैंस है वो किसान के लिए अच्छे फायदेमंद की। जैसे ये भैंस है, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी भैंस है, तो ये मूरा है? हाँ, ये प्रॉपर मूरा है। लगभग 20 लीटर की भैंस है। अच्छा पशु होगा, उसका जो बच्चा आएगा वो भी अच्छा आएगा। जब बच्चा तैयार होगा काविंग के लिए, बिल्कुल तैयार होगा, काविंग करेगा, तब आपको उसको अच्छी रेट मिलेगी। तभी ये अपना जो पशुपालन का काम है वो फायदेमंद साबित हो सकता है। ये भैंस अभी 3rd टाइम काविंग कर चुकी है। अच्छा। और इसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास है। इसने 2 तो मेरे को फीमेल काफी दे दिए हैं
और इसकी जैसे फीड की बात करूं तो लगभग 4 किलो फीड सुबह दी जाती है, 4 किलो फीड शाम को दी जाती है। उसके अलावा सूखा चारा है, थोड़ी साइलेज में दी जाती है, और प्रॉपर जो मिनरल मिक्सर है, लोग समझते नहीं है मिनरल मिक्सर होता क्या है, कि अपने डेयरी फार्मिंग के लिए बिना अच्छी फीडिंग के, अच्छी फोर्डिंग के और मिनरल मिक्सर के गाय ये हो या चाहे भैंस हो, वो अच्छी प्रकार से चल नहीं पाएगी। और जितनी कायूंगी लेट करेगी, वो डिलीवरी जितनी लेट होगी, किसान उतना ही ज़्यादा नुकसान में जाएगा। ये चारे में अभी यहाँ इनके जो से अपन बात करते हैं, पराली है, पराली के अलावा मूंगफली का चारा है, मूंगफली के अलावा जैसे कुत्तर है, अपने जो बाजरे की जो चारा होता है उसको मौसम के अकॉर्डिंग सारा जो चारा है वो खिलाया जाता है। बिल्कुल। और ये थोड़ा अपने पशुओं से इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे अलग अलग ये कौन सी गाय है? ये अपने साहिवाल है, साहिवाल गाय की बच्चियाँ है। और अपन बात करें कि ये फुल ब्रीड में है, अभी इसकी उम्र हुई है 6 महीने की उम्र हुई है। और बिल्कुल देखो, इस नस्ल की विशेषता ये होती है कि बिल्कुल सीधी होती है, कि यही नस्ल की कहानी है कि अपन जाते हैं कि आम आप पशु के पास जाओगे, इतने आदमियों की यदि गैदरिंग होती है तो वो पशु अपने आप को असहज महसूस करते हैं। लेकिन पशु जितना ब्रीड में होगा वो उतना ही सिंपल होगा, उतना ही दूध कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी। और देखो, अपन चाहते हैं कि यदि अपने पास कोई पशु रहता है, वो अपना वेट करता है, तो आदमी को अपने आप ही वो अपने नज़दीक लेके जाता है। बिल्कुल, कि जैसे अपन इनको स्नेह करेंगे तो ये बदले में हमारे से भी स्नेह करेगी। मिक्स ब्रीड बोल सकते हैं, लेकिन दूध में अच्छी है। कि तो ये दूध की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये बहुत अच्छी है और कम बजट की भैंस है। इसकी 17 लीटर मिल्क कैपेसिटी है, और इस पे यदि हम अच्छे सीमन का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो नई पीढ़ी आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। फुल मूरा में है, इसकी भी जो मिल्क कैपेसिटी है वो लगभग 20 लीटर के आसपास है, और ये 3rd टाइम काइविंग कर रही है। और इसने पिछली बार भी मेरे को एक पड़िया दी थी, और अब की बार भी इसके पीछे पड़िया है। 3 महीने तक तो अच्छा दूध पिलाया जाता है। 3 महीने के बाद में लगभग 1 महीने की होती है तब इसको काफ स्टार्टर दिया जाता है। चारा हम जब तक 3 महीने की नहीं होती तब तक इनको चारा नहीं देते हैं, क्योंकि ये अच्छा ब्रीड का अपने जो मेल काफ है, और इसको तैयार कर रहे हैं ताकि अपने पास जितने भी पशु हैं वो टाइम पे कंसीव हो सके। ये फुल ही एचएफ है, जो अपने रशीदपुरा का जो डेयरी फार्म है, हंस डेयरी फार्म, वहाँ से परचेज की हुई थी। फर्स्ट टाइमर में इसमें 35 लीटर दूध था सर। और ये जो नस्ल है, इसकी खास बात ये है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत इजीली है। मैनेजमेंट करना इसका बहुत इजी है। और इसकी जो मिल्किंग की जाती है वो भी मशीन के द्वारा, इसकी जो फीडिंग की जाती है उसमें भी मशीन का उपयोग किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो बच्चे तैयार होते हैं वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करते हैं, कि इसका जो बच्चा है वो लगभग 25 महीने का होता है तब काविंग कर देता है। इसकी डिलीवरी आज ही हुई है, सुबह आज इसकी डिलीवरी हुई थी, और अच्छी क्वालिटी का बच्चा है। मतलब यहाँ पर एक धारणा है रमेश जी, कई लोग ऐसा भी मानते हैं जैसे देसी जो गाय है अपने यहाँ की, जो वो गाय को ज़्यादा बढ़िया मानते हैं, उसकी दूध को ज़्यादा बढ़िया मानते हैं। और जैसे ये जो एचएफ जो जिसे अपने नॉर्मल यहाँ की भाषा में कई लोग अमेरिकन वगैरह भी बोलते हैं, तो इसके दूध को कहते हैं कि ये इतना दूध बढ़िया नहीं होता है। ये ऐसा कुछ है इसमें? नागेश जी, बिल्कुल जो देसी नस्ल होती है उनकी दूध की गुणवत्ता अच्छी होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके दूध की गुणवत्ता खराब है। क्योंकि जैसे अपन बात करें कि जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड जैसे देश हैं, तो यहाँ पर तो हमारे राठी साहिवाल वो नस्लें हैं ही नहीं। क्या उन लोगों का स्वास्थ्य हमसे कोई कम थोड़ी है? तो अपनी जो देशी नस्ल की जो गाय होती है उसमें A2 प्रोटीन पाई जाती है, और HF जो गाय होती है उसमें A1 प्रोटीन पाई जाती है। वहीं से लोगों की धारणा बन जाती है ये A2 मिल्क है और ये A1 मिल्क है। एक जैसे ये भी कह सकते हैं कि भाई जो देसी गाय है उसमें दूध की गुणवत्ता तो है, लेकिन प्रोडक्शन उसका नहीं है। प्रोडक्शन नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो देसी किसान को घाटा हो जाता है, क्योंकि देसी गाय की अपन बात करें मिल्क कैपेसिटी लगभग 10-12 किलो होती है, पूरे ईयर तक चलती नहीं। जैसी बात है, आजकल का जो युग है वो आर्थिक युग है, जहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं। लोग एक बार उसकी बात करेंगे, लेकिन उसको बाद में गाय को गाय के हाल पर छोड़ दिया जाता है। कहीं वो सड़कों पे घूमती है, कहीं खुली गलियों में घूमती है, और उसकी केयर नहीं होती। हाँ, यदि कोई देसी नस्ल में भी कोई काम करना चाहता है तो वो अच्छी नस्ल है, लेकिन उसके लिए आपकी जो मार्केटिंग है, आपका जो दूध है, वो यदि कम से कम 150 लीटर
के आसपास जाएगा, तभी आप अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा उस नस्ल में आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसकी जैसे कैपेसिटी कितनी होती है दूध? यहाँ इस गाय की बात करूँ तो लगभग 42-43 लीटर इसकी मिल्क कैपेसिटी है। फर्स्ट टाइमर में इसने 35 प्लस दूध दिया था। सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर जो गाय होती है उसका एवरेजन 40 लीटर मिल्क कैपेसिटी होती है। तो आप जो है दूध जो निकालने का जो काम है, मिल्किंग का, वो भी आप मशीनों से करते हैं? हाँ, जो एचएफ जितने भी मेरे पास गायें हैं उनका मैं मिल्किंग है वो मशीन के द्वारा ही करता हूँ। और उसमें क्या फायदा, उसमें कोई फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है मशीन में। एक तो ये है कि जैसे एक आदमी एक साथ में बहुत ज्यादा गायों की मिल्किंग कर सकता है। तो अपन ये देखते हैं कि यहाँ जहाँ पर पशु होंगे वहाँ पे मक्खी भी होगी, मच्छर भी होगा, गोबर भी होगा, उनका मलमूत्र भी होगा। आप यदि मशीन के द्वारा मिल्किंग करोगे तो मशीन से जैसे इनका थनों से दूध निकला वैसा का वैसा बकेट में चला जाएगा। उसमें न मक्खी बैठेगी, न मच्छर बैठेगी, न मलमूत्र के छिंटे हैं वो गिरेंगे, तो अपना जो दूध होगा वो भी अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि एक जो गाय भैंस होती है उनका जो पावसने का समय है उसके बाद में दूध उतारने का निश्चित समय होता है कि जैसे 5 से 7 मिनट में। अब इतनी मिल्क कैपेसिटी की गायें हैं तो एक नॉर्मल आदमी 5-7 मिनट में इनकी मिल्किंग नहीं कर सकता, जबकि मशीन है वो 5 से 7 मिनट में हर गाय की मिल्किंग कर देता है। ये हम कुछ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे कि आप प्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन तो हुआ, फिर आप इनको क्या क्या खिलाते हैं जिससे इनकी और ज़्यादा जो है दूध बढ़ता है? पशु को जितना अच्छा खिलाएंगे आपको जो दूध मिलेगा वो उतनी ही अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। जैसे अपन बात करें कि एक गाय भैंस वो काविंग करती है, तो सबसे पहले तो उस काविंग करने के पश्चात जैसे परंपरागत जो विधियां होती थी, गुड़ दिया जाता है भैंस को, अजवाइन दी जाती है, और उसके अलावा अपन बात करें मेथी दी जाती है। जो अनाज है वो हम पका के देते हैं। अनाज में हम रखते हैं गेहूं, रखते हैं बाजरा, रखते हैं मक्का देते हैं। उसके अलावा जो खल है, खली की भी हम ये व्यवस्था करते हैं कि जैसे अपने जो नॉर्मली जो छोटी जो घाणियों का जो खल है उसको हम ज़्यादा चूज करते हैं, क्योंकि घाणी की जो आपको मिलेगी, कच्ची घाणी की जो खल मिलेगी उसकी गुणवत्ता ज़्यादा रहेगी। खल में हम मोस्टली तो मिनोला यूज करते हैं। उसके अलावा जैसे मूंगफली है, अपने सरसों की है, तिली की खल है, वो भी यूज करते हैं। खुद आप खेती भी करते हैं? खेती हाँ, खेती करते हैं हम। तो उससे भी कुछ चारा? बिल्कुल चारा आता है। और दूसरी बात यह है कि आप यदि पशु रखोगे तो इनकी जो खाद वगैरह है वो अपने खेतों में जाएगी, तो खेतों में जो गुणवत्ता है, आपकी जो प्रोडक्शन लिमिट है वो डबल हो जाएगी। तभी तो ये कहा गया है कि खेती और पशुपालन साथ साथ किए जाते हैं तो दोनों प्रॉफिटेबल है। अपने को खेती के द्वारा इनके लिए चारा मिल जाएगा, और खेतों को इनका जो मैं ये कहूँगी गोबर है, इनका जो मलमूत्र है, वो अपनी जो मिट्टी को उपजाऊ क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जितनी दूध देती है गाय या भैंस उतना दूध, आइए थोड़ा घूमते घूमते बात करते हैं, उतना दूध हम मान लो जिस भाव से भी बिक पाता है। कई कई ऐसी जगहें भी हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र में उतने अच्छे उसमें भाव नहीं मिलते वहाँ पर दूध के। ये भी एक समस्या होती है कि वहाँ मान लो दूध की प्रोडक्शन वो कर लेंगे लेकिन दूध के भाव नहीं मिलेंगे। देखो, भाव में तो ऐसा है कि आप क्या खिला पिला रहे हो, कैसे आप काम कर रहे हो। यदि आप अच्छा दूध उत्पादन कर रहे हो, अच्छे आप डेयरी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, तो आप अपने ठोक बजा कर अपने जो उनकी रकम है वो लोगे। दूध के भाव डिसाइड आप करोगे, न कि मार्केट डिसाइड करेगा। भाव मिल पाते हैं? हाँ, अच्छे खासे भाव मिल जाते हैं। उसके अलावा जैसे अपना मोस्टली दूध तो यहीं से निकल जाता है। दूध नहीं निकलता है तो अपन जैसे साइड प्रोडक्ट है वो तैयार कर लेते हैं। जैसे घी है, घी अपन तैयार करते हैं। अच्छा, पूरी तरह से आप दूध पे आधारित नहीं? हाँ, दूध पे आधारित नहीं रहते हैं। कि दूध पे आधारित रहना भी नहीं चाहिए कि भाई आप सिर्फ दूध ही बेचें, ये भी नहीं रखना चाहिए। नहीं, जैसे अपन जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, दूध की बात करें, इसके अलावा दही की बात करें, घी की बात करें, पनीर की बात करें, वो सारे यहाँ पे तैयार किए जाते हैं और उनको एक उचित रेट में वो ही सेल किया जाता है। बिल्कुल। और घी यदि जैसे हमने जो दूध नहीं बेचा उसका भी यदि हमने घी बना लिया तो घी एक लंबे समय तक घी ठहर भी सकता है, दूध तो ज्यादा समय रुक नहीं सकता। देखो, घी की ये होती है कि जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ पे नियर बाई जो बड़ा शहर वो पड़ता है सुजानगढ़। अब सुजानगढ़ का व्यक्ति यहाँ आकर दूध नहीं ले सकता क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, और घी लेने इजीली आ सकता है। और घी की ये खास बात है कि यदि आपकी अच्छी क्वालिटी का घी है तो उसका सालों साल कुछ नहीं बिगड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे आप घी भी आपके पास में तैयार घी मिलता है? हाँ, तैयार घी मिलता है कि ऑर्डर पे मिलता है। वैसे मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं सबकी पूर्ति कर सकूं, कि लेकिन जो जिनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए उनको यदि ऑर्डर मेरे को मिलता है तो मैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको तैयार करवा के देता हूँ। यदि मैं कहूँ कि एक व्यक्ति पशुपालन से कितना कमा सकता है? देखो, वो निर्भर करता है कि आपके पास पशु कितने हैं और आप काम कौन कर रहे हो। जैसे मान लिया कि मैं खुद यहाँ पे काम करूँ
तो हो सकता है कि मैं अपने 20,000 रुपये बचा लूँ। एक पशु से? एक पशु से ऐसा नहीं होता है। एक जैसे अमूमन अपन बात करें कि एक जो भैंस है, जैसे उस भैंस ने डिलीवरी कर रखी है तो लगभग वो 10,000 रुपये छोड़ती है, और जो गाय है, अच्छफ गाय है, उसकी मिल्क कैपेसिटी अधिक होती है तो वो लगभग 12,000 रुपये एक गाय अपने को देती है, सब कुछ अपना खर्चा निकाल के। गाय और भैंस अपना खर्चा निकाल कर 10 से 12,000 रुपये प्रॉफिट दे सकती है। हाँ जी, यदि आप ढंग से हाँ, पशुपालन करें। यदि आपके पास अच्छी नस्ल की पशु है और आपका मैनेजमेंट अच्छा है और आपके पशुओं की देख रेख अच्छी है तो आसानी से एक जो भैंस है वो 10,000 रुपये और एक गाय है अच्छी नस्ल की वो आपको 12,000। और दूसरी बात है, अपने को जैसे इस कार्य को यदि प्रॉफिटेबल में लाना होता है तो मौसम के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक करना होता है। स्टॉक की बात यह है कि जैसे मान लिया कि अभी मक्का है, बाजरा है, अभी उत्पादित हुआ है तो उसकी रेट कम रहेगी, उस तो टाइम में हाँ उस टाइम हम खरीदेंगे। जैसे चारा है, जैसे फसलें कटी उस टाइम चारे की कॉस्ट कम रहती है तो उस टाइम अपने को पता है कि हमारी भी खपत इतनी है तो उसको स्टॉक किया जाता है ताकि आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। बिल्कुल। और तो इस तरह से जब आपने इतना किया है, नवाचार किया है और इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं तो निश्चय ही कभी आपको सम्मानित होने का भी मौका मिला होगा। जी बिल्कुल, पिछली साल जो गवर्नमेंट की योजना थी प्रगतिशील किसान के, उसके थ्रू मेरे को 25,000 रुपये के रूप में नगद पुरस्कार और सर्टिफिकेट मिला था। और अब की बार भी मैंने आवेदन लगा रखा है। और जहाँ तक मेरे काम करने का तरीका है, मेरे पशु है, मेरा जो मैनेजमेंट है, आपकी धर्मपत्नी भी इसमें खूब हाँ बिल्कुल। जैसे मैं तो स्कूल चला जाता हूँ, उसके बाद में पीछे से काम संभालने का उन्हीं का रहता है। शाम को 4 बजे आते हैं, तब तक क्या करना है क्या नहीं करना है। और आज जैसे 2 साल का पीरियड हो गया मेरे पास तो 2 साल का अनुभव इस प्रकार से हो गया कि आज मैं पशु को पढ़ सकता हूँ। पशु बोल के कुछ नहीं कहेंगे कि मेरे क्या होगा, और लेकिन आप इनके बीच में रहोगे तो आप इनको पढ़ने लग जाओगे। और जिस दिन आप पशुओं को पढ़ने लग गए उस दिन मान लो कि आप एक सफल पशुपालक हैं। बिल्कुल। ये पशुपालन से संबंधित कुछ जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की कि किस तरह से युवा, आज के समय में पढ़ा लिखा युवा पशुपालन के क्षेत्र में आकर के अपनी कमाई कर सकता है, अपना रोजगार कर सकता है। और पशुपालन अब घाटे का सौदा नहीं है यदि आप समझदार हैं और अच्छी ब्रीड के, जैसा उन्होंने कहा कि पशु आप अच्छी ब्रीड के रखें, अच्छी नस्ल लाइन के पशु रखें तो उनमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बशर्ते आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि पशुपालन में क्या होता है, उनकी क्या कुछ उसको खुराक होती है, किस तरह से उनको बीमारियां होती है, उसमें किस तरह से उनका देख रेख होती है, वो सभी जानकारियां भी रमेश जी यहाँ पर लोगों को करवाते हैं। और साथ ही साथ पशुओं को पालन करके जिस तरह से ये डेयरी प्रोडक्ट्स, जो दूध है, घी है, पनीर है, सभी तरह का प्रोडक्ट्स भी ये यहाँ पर इनकी धर्मपत्नी है वो सेल आउट करती है और एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमा रही है। किस तरह से पशुपालन को हम फ़ायदे का सौदा बना सकते हैं, किस तरह से हम शुद्ध खाना पीना प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों ही आने वाले समय की चुनौती जिसको कहीं न कहीं पूरा करते हैं रमेश जी खिलेरी और उनकी धर्मपत्नी केसर देवी खिलेरी, एक उदाहरण के रूप में। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।